Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. So guys, in our previous lecture we have completed our first chapter, that is nature and significance of management. So आज हम एक बहुत fresh सा start करने लगे हैं chapter, that is प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको एक क्वेश्चन 110% पेपर में आएगा ही आएगा, दैट इज क्योंकि छोटा सा चैप्टर है. इस चैप्टर में सिर्फ हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं. एक बनता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक बनता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, राइट, नॉर्मल प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. सो किसी भी सब्जेक्ट में प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बनते ही दो क्वेश्चन है और बहुत प्रोबेबिलिटी है दोनों क्वेश्चन में एक तो आएगा ही आएगा. सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स में क्या सबसे पहले हम कहते हैं हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट. हु इज नोन टू बी ए फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल. Henry Fayol is the father of management. ओके, हम मैनेजमेंट में किसको कहते हैं? फादर मीन्स हम हेनरी फ्योल टू बी नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट. अब इसने ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, नियर अबाउट आई थिंक 14 प्रिंसिपल्स आर देयर, राइट. 14 प्रिंसिपल्स इसने कुछ रेफर करे थे कि जो मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर मैनेजमेंट बेस्ड है. हम आज बहुत ही आराम से और ध्यान से देखेंगे कि 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. और इसमें जैसे हमने फंक्शंस में बोला था कि हमेशा फंक्शंस को आप लाइन वाइज सीरियल ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, बट इसमें हमें कोई सीरियल ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, हमें सीधा अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को हम शफल कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज टू बी प्रिंसिपल्स. पहला प्रिंसिपल हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क. मैनेजमेंट में वर्क डिवाइड होते हैं, असाइन होते हैं नीचे अपने ट्रेन स्पेशलिस्ट को. अकॉर्डिंग टू फ्योल, इफ वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स एंड असाइन्ड टू ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट, देन इट विल हेल्प इन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन. मतलब उसका कहना है कि मैनेजमेंट में ना वर्क को डिवाइड करना मस्ट है. मीन टू से हम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कि एक स्पेशलिस्ट जो अपॉइंट किया हुआ है ना पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम टास्क दें रादर देन एक इंसान को हम वो टास्क देते जो वो उसमें स्पेशलाइज्ड नहीं है. सो टू डू द वर्क इफेक्टिवली, डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन. सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप हमेशा होता है. अथॉरिटी मीन्स अ पर्सन जो कि सुपीरियर लेवल पे है उसकी अथॉरिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो आगे अपनी अगर अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है तो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो अकाउंटेबल है, वो उससे पूछेगा कैसे काम है कैसे नहीं. सो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज मस्ट. अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एज वी नो. ऑन द अदर हैंड, responsibility means obligation to complete the assigned task on time. According to Fayol, there must be a balance between authority and responsibility, right? There must be a balance. Excess of authority without matching responsibility may result in misuse of authority. ठीक है, हर एक चीज की एक्सेस नहीं, हमें एक बैलेंस सा मेंटेन करना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉजिटिव हमारे इफेक्ट क्या मिलेंगे? विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. अगर मैंने अथॉरिटी डेलीगेट करी है ना, अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबल ना ठहराऊं ना किसी चीज को, तो वो मिसयूज करेगा उस अथॉरिटी को. अगर मैं अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा हूं, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको करता हूं कि अगर मैं तेरे को अथॉरिटी दे रहा हूं तो तू रिस्पॉन्सिबल है इस वर्क के लिए, ताकि वो उस अथॉरिटी को मिसयूज ना कर सके. विद प्रॉपर अथॉरिटी देयर विल बी टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क. प्रॉपर अथॉरिटी के साथ देयर विल बी टाइम क्विक डिसीजन मेकिंग
ठीक है जी, इससे डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। ठीक है, अब थर्ड इज डिसिप्लिन। पहला हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप, थर्ड वन इज डिसिप्लिन। मैनेजमेंट में ना डिसिप्लिन मस्ट है इन द सिंसियरिटी एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग फ्यूल गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, फेयर एग्रीमेंट्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मीन टू से कि हर एक चीज में ना, किसी भी वर्क में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इज मैंडेटरी, ताकि वर्क ओबीडियंटली परफॉर्म हो, वर्क अच्छे से परफॉर्म हो। सो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में होता है कि ना कई बार ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कैसे? जैसे मैं वर्क करूं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे को ना दो लोगों से या दो से एक से ज्यादा लोगों से ना ऑर्डर आ रहे हैं, बट वो ना ऑर्डर जो है वो कुछ बोल रहा है ये करने को और वो कुछ बोल रहा है ये करने को, वो कुछ कह रहा है कि ऐसे कर, वो कुछ कह रहा है ऐसे कर, ऐसे में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सो देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड, मीन टू से एक बंदा, देयर मस्ट बी यूनिटी कि एक कमांड पीछे से आनी चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं कि नंबर ऑफ कमांड्स आए तो बंदा कंफ्यूज हो जाए और वर्क हो ही ना पाए। सो इट मींस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड states that each participant in a formal organization should receive orders and is answerable to only one superior, not more than one. Okay, तो वर्क हमारा एफिशिएंटली होगा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे जी? नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग वर्क टू बी डन, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नो कंफ्लिक्ट अमंग सुपीरियर्स, द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू वन पर्सन ओनली। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या चीज होती है कि जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है जी, हमें ऑर्डर्स आए पीछे से, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी एक बंदे को एक काम दिया जाए, मीन टू से वन हेड वन प्लान, यस वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी पुट अंडर वन ग्रुप एंड दे शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ वन मैनेजर। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिंपल सी बात कहता है कि अगर एक मैनेजर है ना, उसको अगर ऑपरेशंस का काम दिया गया ना, उसके ऊपर ऑपरेशंस का ही बर्डन हो, उसके ऊपर प्रोडक्शन का बर्डन ना हो, उसके ऊपर मैनेजमेंट का बर्डन ना हो, उसके ऊपर सेल्स का बर्डन ना हो, ए वन हैड देयर मस्ट बी वन प्लान एंड ही शुड दैट मैनेजर मस्ट बी अकाउंटेबल टू द ऑपरेशन ओनली, राइट? सो इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ग्रुप्स, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। नाउ आवर सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब हर कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करना चाहिए कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, उसको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। मीन टू से जनरल ग्रुप गोल्स जो हमारे हैं उसको अचीव करने में हमें देखना चाहिए कि हमें वैसे प्लान्स होने चाहिए कि हमारे जो ग्रुप गोल्स एस्टैब्लिश्ड है उसको हम अचीव करें, ना कि हमारा पर्सनल मोटो उसमें कुछ होना चाहिए। Sometimes an individual starts giving priority to his own interest, but according to Fayol, in all situations, company's interest should supersede the interest of the individual. ठीक है जी? इसका पॉजिटिव क्या होगा? There is a coordination between organizational and personal goals. It facilitates achievement of organizational goals. Employees are more focused towards group goals in order to get personal benefits. हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर ऐसा करना चाहिए कि ग्रुप गोल्स अचीव होंगे ना तो एम्प्लॉयज को भी फायदा हो, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज का ध्यान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बजाय अचीव मतलब जनरल इंटरेस्ट की तरफ जाए कि हम कंपनी के ग्रुप गोल्स अचीव करें तो उनको बेनिफिट कल को मिलेगा। ठीक है जी? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी इन द सिनेरियो ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ना अपने एम्प्लॉयज को, हमारे सबसे जो हमारा एसेट होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेट, वो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं बट हमारे एम्प्लॉयज आर अनहैप्पी, आर डिससैटिस्फाइड, आर नॉट सेटिस्फाइड इनफ फ्रॉम देयर जॉब, सो दे विल नॉट डू वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, दे विल नॉट डू वर्क सीरियसली। सो हमारी एट लास्ट हमारी प्रोडक्शन, हमारी आउटपुट, हमारे प्रॉफिट्स में असर पड़ेगा, हमारी रेपुटेशन में असर पड़ेगा। सो हमें एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा।
एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखने से सबसे पहले रेम्यूनरेशन उसको प्रॉपर मिलना चाहिए उसके वर्क के अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि हम उसको नीड है काम की तो हम उसको जान के ह्यूमिलिएट करें थोड़े पैसे देके, हमें पता है उसको उससे ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं, बट उसको अच्छा रेम्यूनरेशन देना चाहिए जितना हम उससे काम ले रहे हैं, ताकि वो डिसहार्टन या डिससेटिस्फाइड ना हो। सो रेम्यूनरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। ठीक है जी। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज एंड कीप्स देम सेटिस्फाइड। इट रिड्यूसेस लेबर एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। ठीक है जी। अब लेबर एब्सेंटिज्म मीन टू से छुट्टियां कम लेंगे एम्प्लॉइज, वो काम में आना चाहेंगे क्योंकि उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है। उनका पर्सनल क्राइटेरिया उनको कहता है अगर मैं पैसे कमा ले रहा हूं तो मैं कुछ आउटपुट दूं, तो इससे टर्नओवर भी कम। टर्नओवर इसमें वो वर्ड सेल टर्नओवर नहीं कह रहा, टर्नओवर कह रहा है चेंज ऑफ एम्प्लॉइज इन अ बिजनेस। चेंज कम होगा, लोग छोड़ेंगे कम जॉब को, लीव कम करेंगे, ताकि क्योंकि जो टर्नओवर होती है ना, जो एम्प्लॉयज की टर्नओवर अगर ज्यादा फ्लक्चुएट हो ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि जितना हमने एक इंसान पुराने एम्प्लॉय को सिखाया, उसको सब कुछ पता है, अगर वो डिसहार्टन हो गए रिजाइन करके चले जाए ना, हमें न्यू एम्प्लॉय तो हम रख लेंगे मार्केट से, बट उसको उतना एक्सपीरियंस थोड़ा होगा। उसको 10 साल 15 साल हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारा बहुत एक वैल्यूएबल एसेट था, तो हम नए को दोबारा से सिखाएंगे और वो बिल्कुल भी वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो वो दे। सो रिटेन करने के लिए ना, तो हमें रेम्यूनरेशन प्रॉपर देना चाहिए। इट हेल्प्स टू इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। हम मैनेजर्स और वर्कर्स का अच्छे से रिलेशन मेंटेन भी, अगर रेम्यूनरेशन अच्छा मिल रहा है तो सब हैप्पी। ठीक है जी। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। सेंट्रलाइजेशन फॉर्म होती है कि जब अथॉरिटी ना एक बंदे के पास है, ठीक है, वो डेलीगेट नहीं कर रहा, वो एक ही बंदे, वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें उसको डिसेंट्रलाइज क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, टॉप मिडिल लेवल, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करना पड़ता है अपने स्मूथ फ्लो ऑफ फंक्शंस के लिए। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में होगा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, वो हमें हमेशा बेनिफिट करेगी। कैसे? क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, अवॉइडिंग डिलेज इन ऑपरेशन होगा। एक तो डिसीजन मेकिंग जो है वो फटाफट होगी और अवॉइड होगा डिले इन ऑपरेशंस। अवॉइड्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी का जो मिसयूज है ना, वो अवॉइड हो जाएगी। सेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इन कोर मैटर्स। बट कुछ सेंट्रलाइजेशन के भी अपने प्लस पॉइंट्स हैं। उसका क्या, सेंट्रलाइजेशन का प्लस पॉइंट क्या है कि जो कोर प्रिंसिपल्स है ना, जो मतलब मेन हमारे डिसीजन मेकिंग पावर है, वो हम अगर कंट्रोल अपना खो नहीं ना रहे, तो हम अपने मुताबिक अपना काम कर सकते हैं। हम बीइंग एन ऑनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एन ऑनर ऑफ एनी कंपनी, आई कैन डू वर्क विद माय ओन ओपिनियन, विद माय ओन सेल्फ, राइट। सो ये है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो बच्चों को बहुत डाउट करता है कि सर ये स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन होती क्या है। स्केलर चेन होती है जी, आपको बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा स्केलर चेन क्या होती है। मान लो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ए बी सी डी, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये ना हमारे मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। इसमें क्या होता है, मान लो ये जो डी है ना हमारा, ये मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है, और ये पेयर है आपस में, ये सारे मैनेजर हैं, ये सारे मैनेजर इक्वल पोस्ट पे हैं। ये आसपास जो आमने सामने दिख रहे हैं ना, इक्वल। अगर ये अगर अपना डायरेक्टर है तो ये भी डायरेक्टर है, ये अगर मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का, ये मैनेजर है दूसरे डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है। ये जो डी है ये किसी और डिपार्टमेंट का मैनेजर है और ये किसी और डिपार्टमेंट का मैनेजर है। ये सुपरवाइजर अगर किसी और डिपार्टमेंट का, ये सुपरवाइजर। ये वर्कर है किसी और डिपार्टमेंट, तो ये भी एक वर्कर है। मतलब पेयर्स है ये आपस में। पुराने टाइम पे होता क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगर मैनेजर ने ना कोई बात करनी थी ना मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, तो उसको ना
ये फ्लो करना पड़ता था पहले ऊपर अपने सुपीरियर से को कन्वे करना पड़ता था मैसेज कि मेरे को इससे बात करनी है, फिर उसको कहना इसके, फिर इससे 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 कर करके फिर यहाँ तक आती थी बात। तो इससे मेन फ्लॉ ड्रॉबैक क्या हुआ कि ना इसने बताया कुछ और, इसने समझा कुछ और, मतलब कम्युनिकेशन बैरियर्स आ गए ना। आपने सीखा होगा जितने इंसान बीच में इन्वॉल्व होंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा। सो एक ना ऑर्गेनाइजेशन में ना लाइन होनी चाहिए, इस लाइन को ना हम गैंग प्लान कहते हैं। एज पर हेनरी फ्योल इट इज टू बी नोन एज गैंग प्लान। गैंग प्लान मींस डी ने अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर किसी दूसरे मैनेजर ने सेम इक्वल लेवल वाले बंदे से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात कर ले, ना कि वो पुराने क्राइटेरिया अपने सुपीरियर को बोले कि मेरे को उससे बात करनी है, उससे बात करवाओ, उसको मैंने ये कहना है, उसको बोले। इससे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन बैरियर होगा, ठीक है, प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाएगा मैसेज। सो इट इज नोन, ये सिंपल सी टर्म है, इसको कहते हैं हम स्केलर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, ठीक है। जो बच्चों को नहीं थोड़ा डाउट लगता है कि ये क्या डायग्राम है, कैसे है, कैसा नहीं, हम इसको, आपने डायग्राम समझ ली, हम इसको लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू फ्योल, स्केलर चेन रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। गैंग प्लान refers to an arrangement in which two managers working at the same level can communicate with each other directly for quick communication। ठीक है जी, जो मैंने बोला इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड एंड नो कंफ्यूजन ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूल सबऑर्डिनेशन। कंफ्यूजन नहीं कोई होगा, सिंपल सी बात है, जो है इसने सीधी सी बात कर दी, यूनिटी ऑफ कमांड मीन से इसने जो बोला उसको सीधा बोलना, इसने उसको नहीं बोला, उसने इसको नहीं बोला, उसने उसको, कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं, ठीक है। सो ये इट मस्ट बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी एन ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरीथिंग दैट इज मटेरियल ऑर्डर एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्डरिंग, हमें ऑर्डरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऑर्डर क्या मीन टू से, मेरे पास अगर मैं अथॉरिटेटिव, हम ऑर्डर करने वाले हों, हमें इतना काम इस टाइम पीरियड में चाहिए, इससे क्या होगा, बर्डन बनेगा, प्रेशर बनेगा एम्प्लॉइज के ऊपर, ताकि वो एक तो अच्छे से कंज्यूम कर पाए, यूटिलाइज कर पाए मैन, मनी, मटेरियल, लेबर, सारी चीजें अच्छे से यूटिलाइज। नो ऑब्स्टेकल इन स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। Okay, now our 11th principle is equity। इक्विटी से तो आपको पता लग जाएगा, देयर मस्ट बी एन इक्वालिटी, काइंडलीनेस, जस्टिस टू ऑल द एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल। ओके, मतलब कि मैं कहता हूं कि जैसे इक्विटी होनी चाहिए, मीन टू से किसी के साथ बायस बिहेवियर नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ये ना कहे कि मेरे साथ बायस बिहेव हुआ है। एक अगर हम किसी एक एम्प्लॉय को कोई एडवांटेज दे रहे हैं तो हम दूसरे को भी सेम दें, कास्ट, क्रीड या कलर के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियलिटी ना करें, बायस ना हो, ठीक है जी। अब नाउ आवर नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मींस Fayol insisted that an employee must be kept at a post for a minimum fixed tenure। हमें आजकल की ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी जॉब में जाओगे ना तो एक ना बॉन्ड साइन होता है जी। वो बॉन्ड होता है कि आपको साल से पहले जॉब लीव नहीं करने देंगे, और साल के बाद भी अगर लीव करना होगा तो महीने का, 2 महीने का नोटिस आपको देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक का अलग, कोई कहते हैं 2 साल तक आपको लीव नहीं करने देंगे जॉब में अपॉइंट करने से। सो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 महीने अगर किसी को काम सिखाया, किसी को तो हैंडल होते हुए तो टाइम लग जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। वो तो बंदा जब किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, 3-4 महीने काम देखेगा, काम को सीखेगा, थोड़ा बहुत काम को अपने तरीके से करना, वो अभी आउटपुट नहीं दे रहा, और 5-6 महीने बाद जब उसका टाइम आया आउटपुट का तो वो उसको और अपॉर्चुनिटी मिली कहीं बाहर से, यहाँ से सीख लिया काम, तो वो रिजाइन करके चला जाएगा। तो इससे क्या नुकसान किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को।
सो एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए अपॉइंट करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। इसमें ना दो एस्पेक्ट होते हैं, एक ना एम्प्लॉयज को भी फायदा होता है, क्या उसकी ना एक तो जॉब सिक्योर भी तो हो जाती है। मैं अगर अपॉइंट हो रहा हूँ, उसने बोल दिया भाई बॉन्ड साइन होगा साल के लिए, तो पॉइंट है साल में मैं अपॉइंट हूँ, मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी भी तो होगी, नहीं तो अदरवाइज मेरा काम ना पसंद आए अगले महीने, वो अगले महीने के चलो निकलो यहाँ से, ठीक है, मेरा एम्प्लॉयर। सो दोनों एस्पेक्ट में होगा। अब इसमें क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। Pure suggestion that employees at all levels should take initiatives or actions without any force। मतलब हर एक बंदे को ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए कि हर एक बंदे को ना इक्वालिटी, मतलब एक तो होता है ना बर्डन से काम करवा रहे, एक उसको ना फ्री माइंड देना चाहिए कि तू कुछ कर, इनोवेट कर, मीन टू से कुछ इनिशिएट ले, क्या पता तेरा माइंड हमसे ज्यादा चलता हो, कुछ कर, मतलब उसको थोड़ा सा फ्री देना चाहिए कि तू अपने मुताबिक ये काम कर, क्या पता वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट हो, हमें नहीं समझ आ रहा, वो उसको समझ आ रहा है। सो एक इनिशिएट देना चाहिए एम्प्लॉयज को। इससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन कैसे, वो एम्प्लॉय कहेगा कि हाँ अभी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और मैं करूंगा और मेरी तारीफ होगी, मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरे को फ्रूट्स मिलेंगे, मेरे को मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मिलेगा, वेदर मॉनिटरी और बेनिफिट और कुछ मिलेगा, ताकि मैं कुछ एक इनोवेट करूं, इनिशिएट लूं। नहीं तो अगर उस पर बोलेंगे ना कि लकीर का फकीर बन, कि जो तेरे को बोला उतना कर, इससे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक तो बेमन से करेगा काम, अगर जा पहाड़ में जा, मैं और क्या दिमाग, क्यों दिमाग लगाऊं, मेरे को पता लग रहा है ये खराब हो रहा है काम, इससे नहीं मिलेगा काम, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय को थोड़ा सा फ्री माइंड देना चाहिए कि तू कर, थोड़ा सा अपनी इनोवेशंस भी लगा, और तेरे को अगर लगता है सही गलत। इस पीरियड अब हमारा ये 13th प्रिंसिपल था इनिशिएटिव। 14th है हमारा ई स्पिरिट, द कॉप्स। इसका मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ। नॉर्मल सिंपल सा मीनिंग, ई स्पिरिट द कॉप्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। मतलब आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज ना मिलके यूनिटी से काम करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और एम्प्लॉयज में भी ना एक अच्छा सा सोशल बिहेवियर बना रहेगा, एक दूसरे के लिए वो काइंड होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, वर्क भी अच्छा होगा। सो स्मूथ फ्लो के लिए स्पिरिट द कॉर्प्स का प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। इट मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ, फ्यूल, emphasized on teamwork. This spirit brings harmony in the groups and they strive to work hard to achieve the targets of an organization. For this, managers should replace I with we in all his conversations. So, एक मैनेजर है ना, उसको ना बार बार ये नहीं करना चाहिए I will do in front of his employees. उसको ना टीम स्पिरिट अपनाने के लिए ना बोलना चाहिए we can do it, we will do it and we will do, मतलब कंबाइनली इफ वी, अगर हम सारे एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो ये काम अच्छा होगा, और हम सभी ने मिलकर ही ये काम करना है ताकि एक टीम स्पिरिट बना रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो दीज आर द मोस्ट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप आराम से 10-12 पे लिख सकते हो आराम से, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इफ यू विल फील ब्लेस्ड अगर इन दो क्वेश्चन से एक आए 10-12 नंबर या 15 नंबर का, तो आपको समझो लॉटरी लग गई। तो इसका क्या हो गया, इसके हम प्रिंसिपल्स पढ़ें, दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड, थर्ड इज डिसिप्लिन, फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, sixth is subordination of individual interest to general interest, seventh remuneration of employees, eighth is centralization and decentralization, and ninth is scalar chain, 10th is order, and हाँ जी, हम यहां पे थे प्रिंसिपल्स पे। सो नेक्स्ट इज आर
रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर हमने किया स्केलर चेन, ठीक है, फिर हमने किया ऑर्डर, ठीक है, फिर साथ में हमने किया इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉर्प्स। अगर आप याद भी करोगे ना तो इजीली आपको याद हो जाएगा, इजी वाले तो याद कर लो पहले, दैट इज रेम्युनरेशन हो गया, स्पिरिट द कॉर्प्स हो गया, स्केलर चेन हो गया, ऑर्डर हो गया, इनिशिएटिव हो गया, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क। कितने हो गए? 12 13 14 हो गए, तो आराम से आप लिख लोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड completely all the 14 principles. So Henry Fayol is the father of management. अगर आपको ना पेपर में मैनेजमेंट का आए ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये है आंसर इसका। 14 देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए कि आप बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ, अगर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर आए आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका है FW टेलर, ओके। इट इज ही इज द प्रिंसिपल, FW टेलर जो है हमारा, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको पेपर में आए कि आप बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला क्वेश्चन, अब अगर आए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में जा रहे हैं। इसके प्रिंसिपल्स कुछ ज्यादा नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स टोटल देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ 4 प्रिंसिपल्स रेफर्ड बाय टेलर, ओके। फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसमें वही चीज है कि एक बंदे के ऊपर सारे कामों का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू टेलर ईच जॉब शुड बी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिफिक अप्रोच, एज देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डिराइव्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। सिलेक्टिंग वन बेस्ट मेथड फॉर एक्टिविटीज कैन रिजल्ट इन सेविंग टाइम एफर्ट। मतलब उसने बोला है, इसमें क्या बोला है कि ना काफी सारे मेथड्स अवेलेबल होंगे हमें मैनेजमेंट में, लेकिन हमें ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ना एक बेस्ट मेथड ऑप्ट करना है। और ये एक बहुत सिंसियर टास्क होता है कि हमें नीड्स के अकॉर्डिंगली एक बेस्ट मेथड लेना है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और ये सारी चीजें होंगी। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। नाउ सेकंड वन इज हार्मनी not discord. Harmony not discord means Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and workers, and there should be transformation in thinking of both parties called mental revolution. मतलब कि मैनेजर और वर्कर्स में ना एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक अच्छे मैनेजर को ना पता होना चाहिए कि उसका वर्कर कैसा है, ताकि वो ना उसकी चीजों को, उसको ह्यूमैनिटी के साथ सोच, मतलब एक हार्मोनाइज्ड अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रख सके, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी के साथ उसको डील करना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने वर्कर को। सो इट इंप्लाइज दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि मैनेजमेंट को अगर कुछ गेन हो रहा है ना, तो उसको भी बोनस देना चाहिए वर्कर को, क्योंकि एट लास्ट वर्कर की भी तो मेहनत है, ताकि वर्कर वर्क हार्ड, मोटिवेटेड रह के अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे अपना वर्क करे। सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। थर्ड प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन
not individualism. मतलब this principle is an extension of principle of harmony, not a discord. According to this principle, competition should be replaced by cooperation. Men and workers both should realize they need each other. मतलब कि हमें ये नहीं टॉप के लिए, तो हमें ये रेस नहीं होनी चाहिए कि मेरी तारीफ हो, मैं हूं, मैं आगे हूं, मैं आगे हूं. आगे वाला कंपटीशन नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब इसमें हर एक मैनेजर और एम्प्लॉय को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो उनको एक दूसरे की जरूरत है. अगर कोई काम करना तो उनको दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और दे बोथ हैविंग द सफिशिएंट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको उनका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में. सो हार्मनी नॉट अ डिस्कॉर्ड का ही एक इसको कह सकते हैं कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. डेवलपमेंट ऑफ each and every person to his or her greatest efficiency. मतलब क्या, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसको हर बार अपने मैनेजमेंट में जो अपने एम्प्लॉयज है ना, उसको चेंजिंग सिनेरियोस के अकॉर्डिंग उसको डेवलप ट्रेन, ताकि वो ना अपडेट रहे कि रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है जी. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. Each person should be scientifically selected and then assigned work as per their specialization, and in any case if training is required then impart training to them, as efficient employees would produce more and earn more. Okay, these are the 4 principles of scientific management. ये तो इजी है ना, ये इसका तो कोई इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 4 पॉइंट्स हैं. साइलेंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वैसा ही एक पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड साथ में डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. ओके जी. अब नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेक्निक्स. ये जो हमारी बात याद रखना, बात चल रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट की. पहले फंक्शंस भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, अब टेक्निक्स भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट वाला सीन अब खत्म हो गया पीछे. अब पहले टेक्निक्स क्या होंगी? फंक्शनल फोरमैनशिप. Functional foremanship. It is an extension of principle of division of labor, resulting in specialization. According to Taylor, a single worker or supervisor cannot be expected to be an expert in all aspects. जो मैंने बोला, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए. मतलब एक स्पेशलाइज्ड बंदे को एक काम मिलना चाहिए, ताकि वो मतलब कि अपना वो करता रहे. इट इज एन एक्सटेंशन, अकॉर्डिंग टू टेलर, अ सिंगल वर्कर. मतलब हर एक बंदा ना हर एक फील्ड में नहीं हो सकता कैपेबल इनफ. जो उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना, उसको अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए, नहीं कि सारे काम उसको देके उसके ऊपर बर्डन डाल देना चाहिए. ठीक है. अब इसमें अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज देयर आर 4 पर्सोनल. जैसे फॉर एग्जांपल इसने दे दिया फंक्शनल फॉरमैनशिप में, फॉर एग्जांपल उसने दिया है, मान लो प्लानिंग इंचार्ज है एक. प्लानिंग इंचार्ज है, इसमें ना 4 पर्सनल अपॉइंट करे हैं, 4 एम्प्लॉइज अपॉइंट करे हैं. 4 पर्सनल आर अपॉइंटेड. दैट इज फर्स्ट इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क,
एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन। मतलब क्या, इसका सिंपल सा मतलब है, इसने ना 4 काम आते हैं इसके अंदर, ये नहीं कि चारों काम एक बंदे को दे दिया उसने, वन पर्सनल अपॉइंट किए, उसने एक करने के बजाय 4 अपॉइंट करे हैं। रूट कलर का काम उसके अकॉर्डिंगली देखना, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का काम वो देखेगा अलग से बंदा, टाइम वॉच कलर का अलग से देखेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन and simplification of work। क्या होगा इसमें, सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स, टाइम मशीनरी। स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑफ अ प्रोडक्ट implies that the size, design, quality, shape, etc. of the product should meet the requirements and taste of consumer। हर एक काम देने से पहले ना हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, राइट। हम एक स्टैंडर्ड टेक्निक्स का मतलब हमें ये करना चाहिए, ये टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और थर्ड वन इज वर्क स्टडी टेक्निक्स। जो वर्क स्टडी टेक्निक्स है ना, उसमें ना डिफरेंट स्टडीज आती हैं। दैट इज फर्स्ट इज मोशन मेथड स्टडी, सेकंड वन इज मोशन स्टडी, थर्ड इज टाइम स्टडी, फिर आता है फटीग स्टडी। फटीग मेथड स्टडी में क्या है, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है जी, एक बेस्ट मेथड कौन सा चूज करना है वो हमारा मेथड स्टडी में आएगा जी। ठीक है, वर्क स्टडी की ये टेक्निक्स के अंदर ये सब पॉइंट्स हैं और इसको एक्सप्लेन करना है। अब अपने बुक्स में देखो यही पॉइंट्स होंगे। फिर सेकंड वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में है इन डेप्थ स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वर्कर व्हाइल डूइंग अ टास्क। Taylor recognized 3 types of movements: productive, incidental and unproductive। मतलब क्या, मोशन स्टडी होता है कि एक बंदे को, एम्प्लॉय का वर्किंग आवर्स है 8 घंटे किसी कंपनी में, वो 8 घंटे में खाना कितने देर के लिए खा रहा है, 2 घंटे लगा रहा है खाने खाने में। जैसे उसको काम भेजा 10 मिनट का, वो घंटा तो नहीं लगा रहा बाहर काम करने को, 15 मिनट की ब्रेक है, वो 2 घंटे तो नहीं लगा रहा। मतलब आउटपुट मीन प्रोडक्टिव आवर्स उसने कितने किए हैं। तो ये हमारी जो स्टडी होती है ना, वो होती है मोशन स्टडी, कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कैसे चल रहा है, कैसे वो प्रोडक्टिव आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी। फिर आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में आता है कि एक काम करने को कितना टाइम लग रहा है, लगना चाहिए, और एक्चुअल में कितना लग रहा है। तभी तो हम अगर टाइम स्टडी प्रॉपर करेंगे कि इस काम को इतना टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन एम्प्लॉय वो ढीले से काम कर रहा है तो फिर हमें तो वो वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन देना पड़ेगा स्पेसिफिकली। तो टाइम स्टडी नेसेसरी, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि इस काम को इतना टाइम में होना चाहिए, बट ये काम इतने टाइम में कर रहा है, तो हम करेक्टिव एक्शंस और मेजर्स करेंगे। फिर नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग का क्या मतलब है कि थकना। फटीग स्टडी सीक्स टू फाइंड आउट द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू बी गिवन टू वर्कर्स इन कंप्लीटिंग टास्क। मतलब फटीग स्टडी में है कि कितना टाइम इंसान को रेस्ट के लिए देना है काम के बाद। ठीक है, ताकि वो बंदा उस जील और एनर्जी के साथ वो काम दोबारा से कर पाए। राइट, अब ये फटीग स्टडी भी हो गई। अब नेक्स्ट है फोर्थ ये हमारा वर्क स्टडी टेक्निक्स के अंदर 4 पॉइंट्स।
फिर हमारा फोर्थ है प्रिंसिपल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या मतलब, क्या एक इंसान को ना, अगर पीस वेज सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, मतलब एक इंसान को ना उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर हम वेजेस देंगे ना, तो एक तो हमारी कंपनी की आउटपुट बढ़ेगी, दूसरा एम्प्लॉइज वर्क को सिंसियरली करेंगे, वो कहेंगे कि हमें ना जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट करनी है, हमें अच्छे से काम करना है ताकि हम ज्यादा आउटपुट करें, ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें और हमें पीस के अकॉर्डिंगली काम मिले। मैंने अगर 5, ये तो गलत हो जाएगा ना, मैं भी 8 घंटे काम कर रहा हूँ, ये बंदा भी 8 घंटे काम कर रहा है, मैं 8 घंटे में 100 प्रोडक्ट बना रहा हूँ छोटा कुछ मशीन के थ्रू, मैं 100 प्रोडक्ट बना रहा हूँ दिन में, तो ये बंदा 20 बना रहा है, 30 बना रहा है, 40 बना रहा है, तो मेरे को भी मंथली सैलरी वही मिल रही है, वो भी मंथली सैलरी वही मिल रही है, तो मेरे साथ वो हो जाएगा ना, बायसनेस हो जाएगी मेरे साथ, तो गलत हो जाएगा, फिर मैं भी कहूंगा मैं भी आराम आराम से काम करूँ, मेरे को क्या पड़ेगी। सो मोटिवेट रहने के लिए ना डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होना चाहिए कि हर एक बंदे को उसके पीस के अकॉर्डिंगली वेजेस मिलने चाहिए डिफरेंटली। बट ना इसके ना कुछ कॉन्स और प्रॉन्स दोनों होते हैं, प्रॉज और कॉन्स होते हैं। प्रॉज इसका ये है कि ना इसमें तो एक तो मोटिवेट रहेगा, प्रॉज तो ये है जी मोटिवेट रहेंगे एम्प्लॉइज और किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, मेहनत के अकॉर्डिंग काम नहीं। बट कॉन्स पता क्या है इसमें कि ना एम्प्लॉइज फिर ना स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं रखेंगे, जल्दी 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 प्रोडक्ट बनाएंगे और उसमें डिफेक्टिव ज्यादा निकलेंगे, वेस्ट ज्यादा करेंगे काम को कि हाँ भी अपने प्रोडक्ट जल्दी बनाने हैं ताकि हमें पैसे ज्यादा मिले। तो हर एक एवरी कॉइन हैविंग इट्स टू फेसेस, राइट। सो बट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अपनाना चाहिए एज पर टू टेलर टेक्निक्स, मतलब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अपनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दी साथ में कि मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट पर डे, 100 यूनिट है पर डे, बेस रेट 1 है 10 रुपए 100 यूनिट तक के, मतलब उसने क्या बोला, हमने ना 100 यूनिट पर डे की एक स्टैंडर्ड आउटपुट उसने दे दी, पर उसने बेस रेट जो दिया है ना उसने बोला 10 रुपए देंगे हम एक यूनिट के, पर यूनिट के 100 यूनिट्स तक, ठीक है जी, 100 यूनिट्स और मोर तक। अगर कोई मिनिमम 100 यूनिट्स बनाएगा या 100 यूनिट से ज्यादा वो करेगा तो उसको 10 रुपए हम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 100 यूनिट से कम बना रहा है ना तो उसको 7 रुपए के हिसाब से पर वेज मिलेगा। एक तो उसको वैसे तो 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे उसको एक प्रोडक्ट के, मान लो उसको 7 रुपए पर यूनिट का मिलेगा, चाहे वो 50 बनाए 40 बनाए जितने मर्जी बनाए, 100 बनाएगा तो 10 के साथ 1000 रुपए लेके जाएगा। अगर वो मान लो 50 बनाता है तो उसको 10 के हिसाब से नहीं मिलेगा, 500 रुपया नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 7 रुपए के हिसाब से, 350 रुपया मिलेगा, ठीक है जी। उसको नुकसान बहुत ज्यादा, उसको पर यूनिट भी कम मिला है, उसको पर यूनिट ज्यादा हो गया 100 से ऊपर भी। सो ये है द डिफरेंस फॉर डिफरेंशियल इज इनफ टू मोटिवेट एन एफिशिएंट वर्कर। उसका मेन टेक्निक ही ये थी कि ना मोटिवेट रखना कि यार जल्दी जल्दी आप आउटपुट दो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसके प्रॉस कॉन्स होते हैं हर एक चीज के, बट एज पर हम टेक्निक्स कर रहे हैं इसकी टेलर की, तो टेलर कहता है कि ये होना चाहिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो हमने आज किए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके जी, प्लीज राइट डाउन। अब ना हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है 5 मिनट का, वो खत्म करके हम इसको बिल्कुल एकदम से खत्म करते हैं ताकि हमारा पेंडिंग ना रहे। टॉपिक इज हमने ना प्रिंसिपल्स पढ़ लिए फ्यूल के और पढ़ लिए टेलर के। डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिस्टिंक्शन क्या होगी दोनों के प्रिंसिपल में, व्यूज, डिस्टिंक्शन ऑफ द व्यूज ऑफ बोथ ऑफ
डिस्टिंक्शन क्या हो गई? डिस्टिंक्शन होगी जी, एक तरफ लिख दो हेनरी फ्योल और एक तरफ लिख दो एफडब्ल्यू टेलर। हम ना इनके दोनों के व्यूज क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। व्यूज क्या डिफरेंस है? पर्सपेक्टिव है जो ना, ये जो हेनरी फ्योल कहते हैं ना, ये बेसिक ना इसका मोटो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर इसका फोकस होता है। बट इसका ना एफडब्ल्यू टेलर ना जैसे डिफरेंशियल पीस बेस्ड रेट सिस्टम, रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसके प्रिंसिपल बेस होते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखने के लिए, मीन टू से फ्लोर लेवल के ऊपर, फ्लोर लेवल, वी कैन से दैट शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री। सेकंड ओपिनियन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हमने बोला था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और जो टेलर का प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल एज पर सिचुएशन। ठीक है जी। पर्सनल एक्सपीरियंस, यह पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके ऊपर बेस है, और ये जो बेस है ना ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फोर्थ इज इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हेनरी फ्योल कहता है जी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो ओवरऑल। और इसका मेन मोटो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसका तो मेन ही है कि मोटो है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, जैसे हमने डिफरेंशियल पीस बेस्ड रेट सिस्टम की टेक्निक से हमने देख लिया। ठीक है, ये 4, और हमें ये पता है पहला पॉइंट, तो ये एक फिफ्थ पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं, ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड ही इज टू बी नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके जी। अब ये जो है हेनरी फ्योल था ना, ये प्रैक्टिशनर है और ये साइंटिस्ट है। ये कोई हमें साइंटिफिक से याद रख लो, ये साइंटिस्ट था, ये प्रैक्टिशनर था। ठीक है, सो हम बेसिक जो हमने इसके डिफरेंसेस से हमने जो सीख रहे हैं ना, डिफरेंसेस बोलते हैं कि जो ये हेनरी फ्योल था ना, इसका ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर मेन फोकस था, और इसका फोकस था फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। इसके जो प्रिंसिपल्स थे, इसके प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और ये है एप्लीकेबल एज पर सिचुएशन, और ये है पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब ये फैक्ट्री बेस्ड अप्रोच है और ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अप्रोच है। सो आज हमने अपना छोटा सा चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर था, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड चैप्टर आल्सो, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स थे मेन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने फादर ऑफ मैनेजमेंट करा, कौन था? हेनरी फ्योल। उसके 14 प्रिंसिपल्स हमने डिटेल में करे। ठीक है, अब उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन है फादर? एफडब्ल्यू टेलर। इसके 4 प्रिंसिपल्स थे, 4 टेक्निक्स थे, वो भी कर लिया। फिर हमने साथ में करा कि इन दोनों के व्यूज में डिफरेंशिएशन क्या है, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं और एफडब्ल्यू टेलर क्या कहता है। So we have discussed each and every topic of our second chapter. So thank you so much for watching our video. If you didn't subscribe our channel, so please subscribe and do watch our video, like, share and comment on our video as much as you can. Thank you.